गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट कंसेप्ट क्या डिस्कस किया था, मुझे बताओगे? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था, उसका लास्ट एप्लीकेशन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिस्कस करना है। ओके। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो, अगर हम फ्री रेडिकल को कंसिडर करें तो ये फ्री रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को देखो तो यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कार्बन के सराउंडिंग में जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, फ्री रेडिकल उतना स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is inversely proportional to electron deficiency. Stability of free radical is inversely proportional to electron deficiency in surrounding of carbon atom at which odd electron is present. जिस कार्बन एटम के सराउंडिंग में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस कार्बन के सराउंडिंग में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, फ्री रेडिकल उतना कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है तो फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है तो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कौन बढ़ाएगा और कौन कम करेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन surrounding of carbon atom at which odd electron is present. Electron deficiency in surrounding of carbon atom at which odd electron is present is directly proportional to minus I effect of group, and inversely proportional to plus I effect of group. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि therefore stability of free radical is directly proportional to plus I effect of group and inversely proportional to minus I effect of group. तो conclusion में ये लिख लो, therefore stability of free radical is directly proportional to plus I effect of group and inversely proportional to minus I effect of group. Directly proportional to plus I effect of group and inversely proportional to minus I effect of group. लेकिन एक बात यहां भी इंपॉर्टेंट है कि इधर भी हम इंडक्टिव इफेक्ट को तब कंसीडर करेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए जब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन डिसाइडिंग नहीं होंगे। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो however inductive effect is taken into consideration for determination of stability of free radical. However, inductive effect is taken into consideration for determination of stability of free radical only when if resonance and hyperconjugation are not conclusive. Only when if resonance and hyperconjugation are not conclusive. अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया है इस फ्री रेडिकल को और हमने कंसीडर किया है इस फ्री रेडिकल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो इसके 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इस फ्री रेडिकल के 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ऐसे ही अगर आप इस फ्री रेडिकल को देखो तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 + 2 + 2 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके भी 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब देखो दोनों में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है, तो अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है तो फिर अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है फ्री रेडिकल के ऊपर, 2 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 इथाइल का प्लस आई इफेक्ट है। इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा होता है और यहाँ पे इथाइल का नंबर भी ज्यादा है, तो इस वजह से अगर हम इस फ्री रेडिकल को कंसीडर करें तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करने से पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन वो कंक्लूसिव नहीं है। जब वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की सिचुएशन में होंगे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा।
तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखो, मैंने अब तक इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में आपको क्या क्या बताया है? सबसे पहले डायपोल मोमेंट के डिटर्मिनेशन के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। फिर मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड और जो दूसरे एसिडिक कंपाउंड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए भी हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो गई, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी हो गई, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हो गई। इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए भी हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप अगला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लिखो। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस बेटा, किसी स्टूडेंट ने माइक को अनम्यूट कर रखा है। आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आप माइक ठीक करो। ये टैंक वाला कौन है? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है भाई? अगर हम रेजोनेंस को डिफाइन करें तो बोलते हैं कि रेजोनेंस वो फिनोमेना है जहां पे हम एक कंपाउंड की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक कंपाउंड की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसका एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर वो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर अकेले कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लेता है तो फिर वहां रेजोनेंस की बात नहीं होगी। बट अगर हमने कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें उसी कंपाउंड के ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाने होते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जहां पे मल्टीपल स्ट्रक्चर मिल करके कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होते हैं। जहां पे एक स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना नहीं ऑब्जर्व होगा। जहां पे मल्टीपल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होंगे कंपाउंड के सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लो रेजोनेंस की। लिखो, द फिनोमेना इन विच the phenomena in which more than one electronic structure are required. The phenomena in which more than one electronic structure of a compound is required. More than one electronic structure of a compound is required to explain. All the observed structural properties
of the compound completely. All the observed structural properties of the compound completely. All the observed structural properties of the compound completely is termed as resonance. Is termed as resonance. And those electronic structures are called resonating structure, or canonical structure, resonating structure or canonical structure or contributing structure. Resonating structure or canonical structure or contributing structure. Whereas actual structure of the compound, which is the mixture of these resonating structure, उसके अंदर इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक होती है. Which is the mixture of these resonating structure is called resonance hybrid. तो क्लियर है कि रेजोनेंस फिनोमेना तब ऑब्जर्व होगा जब कंपाउंड का कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दे पाता. तो वहां पे हम कंपाउंड के सारे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं. तो जहां पे मल्टीपल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होता है. ठीक है. अगर सिंगल स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा. अब देखो बात आती है कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस के बारे में अक्सर बोला जाता है कि रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. आपने आइसोमेरिज्म में भी जब टॉटोमेरिज्म पढ़ा था तो टॉटोमेरिज्म में भी आपने देखा था कि इनॉल फॉर्म को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक केस में इनॉल फॉर्म को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा था. ठीक है. तो रेजोनेंस किसी भी सिस्टम को कैसे स्टेबलाइज करता है, तो बोलते हैं कि जब कहीं पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होता है तो रेजोनेंस फिनोमेना में चार्ज का डिस्पर्सल होता है, और चार्ज डिस्पर्सल होने की वजह से वहां पे जो रिपल्सिव इंटरैक्शंस होते हैं वो रिपल्सिव इंटरैक्शंस मिनिमाइज हो जाते हैं, और जो अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं. तो इसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है. तो आप नोट में इस पॉइंट को लिख सकते हो. लिखो रेजोनेंस प्रोवाइड्स stability. Resonance provides stability to a system. Resonance provides stability to a system because resonance provides stability to a system because it decreases
It decreases the repulsive interactions. It decreases the repulsive interactions and increases attractive interactions inside the molecule. And therefore it decreases the potential energy of the system. It decreases the potential energy of the system and increases the stability of the system. तो एक बात अपने दिमाग में क्लियरली रख लो कि अगर कहीं पे चार्ज कंसंट्रेटेड है, और मैंने बताया कि चार्ज जो है किसी भी एटम के लिए क्या होता है, बर्डन होता है, और अगर वो बर्डन कंसंट्रेटेड है, मतलब एक ही एटम के ऊपर अगर वो बर्डन इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। बट अगर आप उस बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारे एटम्स पे, अगर वो थोड़ा थोड़ा चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो अगर बर्डन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नेचुरल सी बात है कि सिस्टम ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बट अगर वो बर्डन जो है एक ही बंदे के ऊपर अगर है, तो ऑब्वियसली जो है वो अनस्टेबल होगा। तो उसी तरीके से बोलते हैं कि अगर चार्ज कंसंट्रेटेड है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, बट अगर चार्ज डिस्पर्स्ड है तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस जो है वो चार्ज का डिस्पर्सल करता है, और चार्ज का डिस्पर्सल करके वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में एक बात हमेशा बोलते हैं कि रेजोनेंस जो है, जो चार्ज के टर्म्स में अमीर है उसको गरीब बनाता है, और जो गरीब है उसको अमीर बनाता है। जिसके पास ज्यादा चार्ज है उसका चार्ज को वो कम कर देता है, और जिसके पास कम चार्ज है वहां पे वो चार्ज बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेजोनेंस एक सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब देखो बात आती है कि रेजोनेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, रेजोनेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप नोट करो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखो रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक में, लिखो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी फिक्स्ड। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी फिक्स्ड in all resonating structure. Relative position of atom must be fixed in all resonating structure. ठीक है, जैसे पीछे कुछ क्वेश्चन जब हमने टॉटोमेरिज्म पे बेस सॉल्व किए थे, तो उसमें जो ऑप्शंस जो गिवन थे उनमें कुछ ऑप्शंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले थे और कुछ ऑप्शन टॉटोमेरिज्म वाले थे। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि रेजोनेंस कहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कहां पे टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करना है तो आप इसको इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया, मान लो इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा डबल हेडेड एरो को हमेशा यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा।
अब आप देख सकते हो इन दोनों स्ट्रक्चर में एटम्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो फिक्स है। जिस तरीके से कार्बन यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी तरीके से कार्बन की कनेक्टिविटी इसके अंदर भी है। यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ भी कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है। हर कार्बन, यहाँ पे देखो इन पांचों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, इसमें भी पांचों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। मतलब एटम्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो यहाँ पे फिक्स है। बट अगर मान लो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, अब इसमें अगर आप देखो तो एटम्स की रिलेटिव पोजीशन फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है? इसमें आप देखोगे इस कार्बन पे आपको दो हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसमें एटम्स की रिलेटिव पोजीशन बदल गई। तो रिलेटिव पोजीशन चेंज होने की वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर टॉटोमस। यहाँ पे एटम्स की रिलेटिव पोजीशन सेम है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये टॉटोमर्स है। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लोड करो। नेक्स्ट पॉइंट, लिखो रेजोनेंस में, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट which is related with stability of the system, which is related with stability of the system। तो ये बोलते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ये नेचर में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है जिनको हम ऑन पेपर ड्रॉ कर रहे हैं। तो रेजोनेंस फिनोमेना जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेजोनेंस फिनोमेना अगर कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। भले ही ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट अगर कहीं पे रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी किसी दूसरे सिस्टम से ज्यादा होगी जहां पे रेजोनेंस नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है? तो रेजोनेंस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है और इस वजह से ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर एटम का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो तो वो टॉटोमर है, बट अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो तो रेजोनेंस है। हाँ सही है, बोल सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टॉटोमेरिज्म में भी ऑब्जर्व होता है। टॉटोमेरिज्म में एटम की रिलेटिव पोजीशन भी चेंज होती है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होता है। रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, एटम की रिलेटिव पोजीशन में चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, the second period element can never expand, the second period element can never expand
its octet. The second period element can never expand its octet in resonating structure. In resonating structure. तो अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट आपको एक्सपैंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वो स्ट्रक्चर इनवैलिड स्ट्रक्चर होगा। उसको आप वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, वो इनवैलिड स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया मान लो ये स्ट्रक्चर है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप देखो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकता है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहां पे देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंडेड है। ऑक्सीजन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन ने, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के फॉर्म में हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के फॉर्म में, तो 6 + 2 8, और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 9। तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। यहाँ पे सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को इनवैलिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर बेटा इनवैलिड स्ट्रक्चर होगा। और अगर ये इनवैलिड स्ट्रक्चर होगा तो इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरीके से देखो, ये NH3 पॉजिटिव के बारे में आपने पहले भी देखा है इंडक्टिव इफेक्ट में कि ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है। और आप आगे रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट का क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें ये -m दिखाता है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे तो ऐसे सिचुएशन में ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बट ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन जो कि एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, उस सेकेंड पीरियड एलिमेंट के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को इनवैलिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वैलिडिटी को चेक करना है, तो वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक तो ये देखा जाता है वहां पे कि एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है।
और दूसरा फिर ये देखेंगे कि कहीं सेकंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट तो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। तो ये दो सबसे कॉमन पॉइंट है जिनके बेसिस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैलिडिटी को चेक किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखो, रेजोनेंस involves only the delocalization of resonance involves only the delocalization of pi electron pair and lone pair. Pi electron pair and lone pair. Resonance involves only the delocalization of pi electron pair and lone pair. तो रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है। तो जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया जैसे फिनॉल है, अब यहां पे कंजुगेशन है, अभी कंजुगेशन वाला पॉइंट जस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वजह से रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, ये लोन पेयर आएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके, तो ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ कार्बन को ट्रांसफर होगा। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर क्या होगा, फिर ये लोन पेयर आएगा यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके, ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन जाएगा। ऐसे ही ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन करके ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, ठीक है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का जो साइकिल है वो कंप्लीट करना है, अगर हो सकता है तो। जहां तक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है वहां तक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कराते जाना है। आप इसमें देखो, जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। क्या चेंज है, रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है, आप दोनों में देखो, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हो, लोन पेयर को बना रहे हो, पाई बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर को बना रहे हो लोन पेयर। तो सिर्फ लोन पेयर और पाई बॉन्ड पेयर ही डीलोकलाइज होंगे रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस इन्वॉल्व्स ओनली द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में ऑब्जर्व नहीं होता। तो आप देखो, अगर ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को हमें ड्रॉ करना है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे ड्रॉ करना है जरा देखना। सबसे पहले हम उन बॉन्ड्स को दिखाते हैं, ऑब्वियसली एटम की रिलेटिव पोजीशन तो फिक्स होगी,
तो एटम्स की पोजीशन में तो कोई चेंज होना नहीं है, और हम साथ में उन बॉन्ड्स को दिखाते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स है। फिक्स बॉन्ड वाले जो फिक्स बॉन्ड जो है, यानी कि जो लोकलाइज्ड बॉन्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड यहां पे देखो, तो जैसे इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अगले वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर वहीं पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो डीलोकलाइज बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड बॉन्ड के फॉर्म में। ये डीलोकलाइज बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये जहां OH है वो कार्बन और ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन, अगर आप इन दोनों के बीच में देखो तो जैसे यहाँ पे तो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगले वाले में सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, ठीक है। तो एक में डबल है और बाकी सब में सिंगल है, मतलब यहां भी बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से डीलोकलाइज बॉन्ड हमें इधर भी रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो इस पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहां भी डीलोकलाइज बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते। ऐसे ही अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस पोजीशन पे भी हो रहा है, तो हम उसी तरीके से मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे तो हम डीलोकलाइज बॉन्ड को इधर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से आप देखो पूरे रिंग में आपको इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखेगा, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखेगा। और आप देखो ऑक्सीजन एटम को, तो ऑक्सीजन एटम में या तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। 5 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, 5 में से 2 में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है और 3 में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ना तो ऑक्सीजन अनचार्ज है और न ही ऑक्सीजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो यहाँ पे हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को दिखाया। बाकी अगर आप देखो इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे ये अनचार्ज है, यहाँ पे अनचार्ज, तो 5 में से 1 में नेगेटिव चार्ज है और 4 में वो अनचार्ज है। ऐसे ही ये मेटा पोजीशन को देखो, मेटा पोजीशन पे आप देखो किसी भी स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है। पैरा पोजीशन पे आप देखो 1 में नेगेटिव चार्ज है, बाकी 4 में वो अनचार्ज है। ऐसे ही दूसरी वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, अगर उस ऑर्थो पोजीशन को देखो तो 1 में नेगेटिव चार्ज है, बाकी में वो अनचार्ज है। तो ये बोला जा सकता है कि इस ऑर्थो पोजीशन पे, इस पैरा पोजीशन पे और इस ऑर्थो पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इन तीनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाकी क्योंकि ये मॉलिक्यूल फिनॉल एक कंपाउंड है और हर कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है यानी कि डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज 3 डेल्टा 1। तो डेल्टा इज इक्वल टू 3 डेल्टा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका 1/3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, 1/3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, 1/3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ये बात समझ में आई बेटा, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, कैसे चार्जेज को रिप्रेजेंट करना है, ये समझ में आया? आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है अलग अलग पोजीशन पे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको 4th पॉइंट में बताया कि रेजोनेंस में हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर का ही डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में नहीं ऑब्जर्व होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस अकर्स ओनली इन, resonance occurs only in conjugated system. 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 तो अब बात आती है कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आप हेडिंग डालो, कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम लिखो इसमें, अ सिस्टम is called conjugated. A system is called conjugated if, a system is called conjugated if it possesses, a system is called conjugated if it possesses any one of the following structural feature. Any one of the following structural feature. A system is called conjugated if it possesses any one of the following structural feature. अब देखो वो स्ट्रक्चरल फीचर क्या है। अगर सिस्टम के अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखता है, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, अगर आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखता है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अगर ऐसा पैटर्न दिखता है तो वो कंजुगेटेड है। जैसे देखो, जैसे हमने इसको कंसीडर किया है, आप यहां पे क्या देख रहे हो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये कंजुगेटेड है। नंबर 2, अगर आप सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर देख रहे हो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसे ये है, तो आप यहां पे देख रहे हो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंजुगेटेड है। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, जैसे ये है देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अगर आप ये देख रहे हो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, अब जैसे ये है देखो, पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। अगर आप देख रहे हो पाई सिग्मा लोन इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देखो पाई सिग्मा एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से
लोन पेयर सिग्मा डी ऑर्बिटल, लोन पेयर सिग्मा डी ऑर्बिटल। ये बेसिकली ये वाला जो केस है ना, ये बैक बॉन्डिंग का केस होता है। बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का रेजोनेंस है। ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है। कैसे? आप देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वैसे तो लोन पेयर क्लोरीन के पास भी है, लोन पेयर क्लोरीन के पास भी है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है वैलेंस शेल में, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट, बट क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होगा, तो ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इस तरीके से हम कंजुगेटेड सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको किसी कंपाउंड के अंदर क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या दिख रहा है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या दिख रहा है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन इलेक्ट्रॉन, या लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या लोन पेयर सिग्मा डी ऑर्बिटल। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर वहां पे दिख रहा है तो वो कंजुगेटेड है। तो ये क्लियर हुआ बेटा? कंजुगेटेड सिस्टम हम लोग काफी टाइम से यूज करते चले आ रहे हैं। ये मैंने पूरी कंडीशन यहां पे बता दिया कंजुगेशन की। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेजोनेंस अकर्स, resonance occurs only in planar molecule, resonance occurs only in planar molecule। आगे लिखो, any structural feature, any structural feature which affects, any structural feature which affects the planarity of the molecule, any structural feature which affects the planarity of the molecule also affect the resonance, also affect the resonance। तो बोल रहा है कि रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होता है। अगर किसी स्ट्रक्चरल फीचर की वजह से मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से रेजोनेंस भी डिस्टर्ब होगा। अगर प्लेनारिटी नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, जहां प्लेनारिटी होगी वहां रेजोनेंस होगा। तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया अब जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब देखो बेटा, यहां पे ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर, यहां भी होगी ट्रायगोनल प्लेनर, यहां भी ट्रायगोनल प्लेनर, यहां भी ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री में ही प्लेनर वर्ड आ रहा है, तो मतलब इन सब की ज्योमेट्री क्या है? प्लेनर। पहले चार, बट इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है, फिर ट्रायगोनल प्लेनर, देन ट्रायगोनल प्लेनर। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ना, यही प्लेनारिटी को डिस्टर्ब कर रहा होगा।
यहां पे प्लेनारिटी डिस्टर्ब होगी, और क्योंकि यहां पे प्लेनारिटी डिस्टर्ब हो रही है तो ऑब्वियसली यहां पे रेजोनेंस भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा ऑब्जर्व होता है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इसका। यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या दिख रहा है? पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। यहां से यहां तक आपको क्या दिख रहा है? पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है, और इधर आप देखो, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। मतलब इन पोजीशन पे क्या है, यहां से इधर ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है, जबकि यहां पे क्या है? डी लोकलाइज्ड बॉन्ड है। तो इस पार्ट में रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है, इधर रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं हो रहा। और उसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि ये पार्ट नॉन प्लेनर था, तो नॉन प्लेनर पार्ट होने की वजह से आगे रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं हो रहा। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्राइल आयोडाइड। इसको बोलते हैं बेटा पिक्राइल आयोडाइड। पिक्राइल आयोडाइड में अगर ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ए एंगस्ट्रॉम है और पैरा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बी एंगस्ट्रॉम है। ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ए एंगस्ट्रॉम है और पैरा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बी एंगस्ट्रॉम है। तो ए और बी को अगर कंपेयर करें तो क्या ऑब्जर्व होना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी और कांट प्रिडिक्ट। क्या ऑब्जर्व होना चाहिए? सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन।
बोलो भाई, क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? इक्वल होना चाहिए। अरे आकाश, कहाँ है तू भाई? यस सर। चल, बता इसका आंसर क्या होगा? सर सोच रहा था। अच्छा, सोच रहा है। भाई बाकी लोग भी सोचने के प्रोसेस में है या मैं अपना काम करूं? कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स डिस्कस होने हैं। प्रॉब्लम्स आप आज इवनिंग तक जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। चलो आप लोग सोचते ही रहोगे, सोचते सोचते टाइम खत्म हो जाएगा। सर हम्म। सी आंसर। सी ऑप्शन, ए इज लेस देन, बी। ए इज लेस देन बी। यस सर। एक्सप्लेन करो।
सर इसमें क्या है कि जो आई आई है उसका भी इफेक्ट लगेगा, जिससे कि वो मतलब कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जिसके NO2 की बॉन्ड स्मॉल होगी ए की, और बी में आई दूर है इसलिए वो कम इफेक्ट डालेगा और बी स्ट्रॉन्गर रहेगी। ना, गलत है, आंसर भी गलत है, एक्सप्लेनेशन भी गलत है। यहां पे इसका आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगी। अब जरा देखो क्यों। आप देख रहे हो यहां पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग दिख रही है इस पार्ट में, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन जो है वो हैलोजन में काफी बड़े साइज का हैलोजन होता है, और NO2 ग्रुप भी क्या है, बल्की ग्रुप है। तो इस वजह से क्या होगा, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होगा, ठीक है, या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्जर्व होगा, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सिस्टम की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। तो ये खुद को स्टेबलाइज करना चाहेगा। अब ये स्टेबलाइज कैसे कर सकता है, ध्यान देना, आयोडीन तो एक ही एटम है, NO2 ग्रुप ऑफ एटम से बना है। तो आयोडीन जो है स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो NO2 ग्रुप है वो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज कर सकता है। कैसे? ये अपना प्लेन को चेंज करके रिपल्सन को मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये भी अपना प्लेन को चेंज करके रिपल्सन को मिनिमाइज कर सकता है। जरा समझो रिपल्सन ऑब्जर्व क्यों हो रहा है। रिपल्सन आप इसको यहां पे समझो, जैसे जैसे ये है NO2 ग्रुप, ठीक है, ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पे ये रिंग है। मैं रिंग भी बना दूं तो आपके लिए समझना आसान होगा। ये रिंग है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, NO2 को मैंने पकड़ा हुआ है, और इधर देखो, इधर है आयोडीन, काफी मोटा तगड़ा है आयोडीन, इसका भी साइज बहुत बड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, इनके बीच में रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये स्टेरिक रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये आयोडीन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो स्फेरिकल है, मतलब ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, तो आयोडीन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना है तो ये NO2 ही कुछ कर सकता है। तो NO2 क्या करेगा, NO2 स्टेरिक रिपल्सन को अरे भाई ये बेंजीन रिंग मैंने, ये साइक्लिक रिंग हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आयोडीन है और इधर जो है ये NO2 है, ये NO2 है। अगर ये NO2 रिंग के प्लेन में लाई कर रहा है तो ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, और डिस्टेंस कम होगा तो स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अब ये स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहते हो, तो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, ये अपना प्लेन को चेंज कर लेता है कुछ इस तरीके से, ये अपने आप को रोटेट कर लेगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे देखो पहले ये इस तरीके से लाई कर रहे हैं, ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पे N है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक, और इधर ऐसे बेंजीन रिंग लगी हुई है, और इधर आयोडीन है यहाँ पे ऊपर की तरफ।
और अब जो है जब ये रिंग के प्लेन में है तो ऑक्सीजन और आयोडीन का सेपरेशन बहुत कम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, ये NO2 अपना प्लेन को चेंज करता है, ये रोटेट कर लेता है। जब ये रोटेट करेगा तो ये आयोडीन से दूर चला जाएगा ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन आयोडीन से दूर जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में स्टेरिक रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे इतना ज्यादा है कि वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। अभी अगर ये प्लेनर है ना, तो प्लेनर वाली सिचुएशन में क्या होगा, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना है। तो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या हुआ, ये NO2 ने अपना प्लेन को चेंज कर लिया, इस NO2 ने अपना प्लेन को चेंज कर दिया। अब ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसी सिचुएशन में आयोडीन और ऑक्सीजन का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा, और सेपरेशन बढ़ेगा तो जो स्टेरिक रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NO2 का प्लेन को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन और ऑक्सीजन का सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे स्टेरिक रिपल्सन मिनिमाइज होता है। और अगर स्टेरिक रिपल्सन मिनिमाइज होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, अभी NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं है। कौन सा NO2 ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन वाला जो NO2 ग्रुप है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि पैरा वाला जो NO2 ग्रुप है उसके लिए ऐसा कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। तो स्टेरिक रिपल्सन पैरा वाले ग्रुप के लिए नहीं होने की वजह से क्या है, ये रिंग के प्लेन में बना रहता है। मतलब यहां प्लेनारिटी मेंटेन रहेगी, यहां पे प्लेनारिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, यहां पे प्लेनारिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैंने क्या बताया, जहां प्लेनारिटी नहीं होगा वहां पे रेजोनेंस भी नहीं होगा। प्लेनारिटी नहीं तो रेजोनेंस नहीं। तो इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा ही ये वाला इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां प्लेनारिटी ही खत्म हो गई। प्लेनारिटी नहीं तो रेजोनेंस नहीं। ठीक है, जबकि इधर देखो यहां पे प्लेनारिटी मेंटेन रहेगी, प्लेनारिटी मेंटेन रहेगी तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। अब सोचो, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, इस पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि प्लेनारिटी नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और हमें पता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। तो इस वजह से यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि A इज ग्रेटर देन B। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं? अभी थोड़ी कमी लग रही है, रिस्पांस जो है वो पूरा ढंग से मिला नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप देख रहे हो कि इस पार्ट में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो क्राउडिंग ज्यादा है इसका मतलब हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पे। अब हिंड्रेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, तो हमें क्या करना है, हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करना है। स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये NO2 अपना प्लेन को चेंज कर लेता है, ऐसे ये वाला NO2 भी अपना प्लेन को चेंज कर लेगा। तो अब ये रिंग के साथ रिंग वाले प्लेन में नहीं होगा, बल्कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और मैंने अभी लिखवाया कि जहां प्लेनारिटी नहीं वहां रेजोनेंस नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे प्लेनारिटी डिस्टर्ब हो रही है तो इस वजह से रेजोनेंस भी डिस्टर्ब होगा।
तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये बाहर की तरफ डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। और अगर डीलोकलाइज नहीं होगा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही होगा। जबकि इधर पैरा पोजीशन पे अगर आप देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ हिंड्रेंस नहीं है, तो प्लेनैरिटी मेंटेन रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, इसलिए इस बॉन्ड पे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा यहाँ पे, और हमें पता है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो ए इज ग्रेटर देन बी। हो गया क्लियर? तो एक चीज हमेशा समझ लेना बेटा कि अगर प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो रही है, अगर प्लेनैरिटी नहीं है तो प्लेनैरिटी के पीछे जो है एक तो वजह हो सकती है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन ही ऐसा हो कि वो प्लेनैरिटी ना हो, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, और दूसरी वजह हो सकती है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर रेजोनेंस को कोई फैक्टर अफेक्ट कर सकता है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस है जो उसको अफेक्ट करेगा। हिंड्रेंस जो है हमेशा प्लेनैरिटी को डिस्टर्ब करेगा, तो रेजोनेंस को भी डिस्टर्ब करेगा। इसी तरीके से जरा इसको देखो, एक कंपाउंड ये है, ये दो कंपाउंड है बेटा। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्राइल अमाइड, अमाइड बोलते हैं इसको, पिक्राइल अमाइड बोलते हैं, वैसे होना चाहिए पिक्राइल अमाइन। ठीक है, ये सब पिक्रिक एसिड के डेरिवेटिव है। पिक्रिक एसिड में क्या होता है, ये 3 NO2 होंगे और यहाँ पे OH होगा, तो OH होगा तो वो पिक्रिक एसिड है, OH हटा के NH2 लगा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं पिक्राइल अमाइड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटा के NH2 लगा दे तो वो कार्बोक्सामाइड हो जाता है, एसिड अमाइड हो जाता है। वैसे ही पिक्रिक एसिड में यहाँ OH होता है, OH को हटा करके हमने NH2 लगा दिया, इसलिए इसको बोले पिक्राइल अमाइड। तो ये पिक्राइल अमाइड है, और ये है NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल पिक्राइल अमाइन, इसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल पिक्राइल अमाइन, और इसको बोलते हैं पिक्राइल अमाइड। NN डाइमिथाइल पिक्राइल अमाइन, जबकि इसको बोल रहे हैं पिक्राइल अमाइड। तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये जो NN डाइमिथाइल पिक्राइल अमाइन है, ये पिक्राइल अमाइड से बहुत ज्यादा बेसिक होता है, लगभग इसका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ का 10,000 टाइम्स होता है। दिस कंपाउंड इज 10,000 टाइम्स more basic than that of picryl amide.
Why? Compound 2 is much more basic than that of compound 1. हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है. चलो ठीक है, एक वजह ये एक्सेप्टेबल है. प्लस आई इफेक्ट सेकंड में प्लस आई इफेक्ट ना. चलो ठीक है, ये भी एक वजह है. Into crowding is more, so breaking of a strong bond, so strong base. ये क्या बोल रहे हो बेटा? बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है बेस में? एसिड थोड़ी है वो. बॉन्ड तो एसिड में ब्रेक होता है, बेस तो बॉन्ड फॉर्म करता है. क्राउडिंग वाली वजह है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे आप बोल रहे हो. चलो ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है, बाकी मैं इसको समराइज कर देता हूं. देखो, पिक्राइल अमाइड जो है उसमें यहां पे क्लियरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी. बहुत स्टेबल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? जो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्जर्व होगा NH2 और NO2 के बीच में, उसको ये काउंटर करेगी. ठीक है. अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या होता? हिंड्रेंस जो है वो इस पूरे सिस्टम को नॉन प्लेनर बना देता. ठीक है. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हुआ? हिंड्रेंस इफेक्ट मिनिमाइज हो गया. ठीक है. तो इस वजह से ये प्लेनर बना रहेगा, ये पूरा पार्ट प्लेनर बना रहेगा. और अगर ये प्लेनर होगा तो जरा देखो, NO2 इज अ विड्राइंग ग्रुप. NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो NO2 की तरफ जाएगा. इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के NO2 की तरफ जाएगा. और अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के NO2 की तरफ जा रहा है तो यहाँ रिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए NH2 का जो NH2 में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको रिंग में डीलोकलाइज होना पड़ेगा. तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज होगा. और अगर ये रिंग में डीलोकलाइज हो गया मतलब ये कई सारे एटम पे डिस्पर्स हो गया. तो अब नाइट्रोजन के पास पूरा राइट नहीं है उस लोन पेयर को डोनेट करने का. ठीक है. क्योंकि अगर वो लोन पेयर पूरी तरीके से लोकलाइज्ड होता नाइट्रोजन पे तब तो नाइट्रोजन उसको डोनेट कर सकता था. बट यहाँ पे वो लोन पेयर डीलोकलाइज हो चुका है,
इसलिए नाइट्रोजन उसको डोनेट नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। तो इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। अब जरा इस केस को देखो, यहां पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है यहां पे। NCH3 ट्वाइस है और वो NO2 के साथ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इसका भी प्लेन चेंज होगा, इसका भी प्लेन चेंज होगा, इसका भी प्लेन चेंज होगा, ये तीनों का प्लेन चेंज हो जाएगा हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए तीनों का प्लेन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो प्लेनर बना रहेगा। प्लेनर बना रहेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता रहेगा रिंग से। तो आप देख रहे हो कि यहां पे सिर्फ एक NO2 का जो विथड्राइंग इफेक्ट है वो रिंग के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि यहां पे तीनों NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट रिंग के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है। प्लस यहां पे देखो, यहां प्लेनरिटी नहीं है, यहां पे प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अब रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये वाला लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पूरी तरीके से उसी नाइट्रोजन पे बना रहेगा, जबकि यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पूरे रिंग में डिस्पर्स हो रहा है। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड होने की वजह से वो ज्यादा इफेक्टिवली डोनेट हो पाएगा, और उस डोनेशन को और इजी बना देता है ये दो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट। ये जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इनका जो प्लस आई इफेक्ट है वो लोन पेयर डोनेशन को और इजी बना देता है। ठीक है, तो क्या है वजह, यहां पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड, यहां पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड। ठीक है, यहां पे जो तीनों NO2 है उनका विड्राइंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, और यहां पे सिर्फ एक NO2 का विड्राइंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। यहां पे 3 NO2 के विड्राइंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक NO2 का विड्राइंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ध्यान देना, यहां पे विड्राइंग इफेक्ट का मतलब मैं मेसोमेरिक इफेक्ट से बोल रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑब्जर्व होगा, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक NO2 का होगा और यहाँ पे तीनों NO2 का होगा। इस वजह से ये वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपेयर में। तो बोलो बेटा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसको प्लेनर बना करके रख रही है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और हिंड्रेंस ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए ये प्लेनर नहीं रहेंगे, तीनों ग्रुप का प्लेन चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये भी विड्रॉ नहीं कर पाएगा, सिर्फ ये NO2 पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें विड्राइंग इफेक्ट सिर्फ एक NO2 का होगा, इसमें विड्राइंग इफेक्ट तीनों NO2 के होंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और यहाँ पे 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी एडेड है। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपेयर में। एक प्लेनारिटी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट है, आप नोट में लिख लो, लिखो, if an atom containing lone pair of electron, if an atom containing lone pair of electron, if an atom containing lone pair of electron is present, if an atom containing lone pair of electron is present
in adjacent of in adjacent of an unsaturated atom, an unsaturated atom, then its hybridization is assumed to be pseudo then its hybridization is assumed to be pseudo sp2 instead of sp3. Then its hybridization is assumed to be pseudo sp2 instead of sp3. जैसे देखो बेटा, जैसे ये कंपाउंड है, देखो ये वाला नाइट्रोजन को अगर कंसीडर किया जाए तो ये नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर को एक्वायर कर रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था क्या? इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp3। बट आपको पता है कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है। क्यों? लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम होता है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। समझो, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसके पास तो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि इसने तीनों पी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लिया। तो अगर इसके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना पाएगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि इसके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इसके पास तब होगा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन को हम एज्यूम करेंगे स्यूडो sp2। तो अब आप देख सकते हो यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और उसके बगल वाला एटम अनसैचुरेटेड है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बगल वाला एटम अनसैचुरेटेड है, तो हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन को क्या एज्यूम किया? स्यूडो sp2। अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर हम कंसीडर करें इसको, फिनॉल, फिनॉल के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया था। आप यहां पे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर को एक्वायर कर रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। लेकिन ये कंजुगेटेड सिस्टम है पाई सिग्मा लोन पेयर की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो स्यूडो sp2। तो यहां भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन को हम स्यूडो sp2 लेंगे। ऐसे देखो, ये कंपाउंड है। अब इसमें अगर सल्फर को कंसीडर किया जाए तो सल्फर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर एक्वायर कर रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो इस हिसाब से अगर देखें तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। बट यहां भी वही बात है कि सल्फर के बगल वाला एटम अनसैचुरेटेड है
और इसके पास लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन को हम एज्यूम करेंगे स्यूडो sp2। स्यूडो sp2। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कब हाइब्रिडाइजेशन को स्यूडो sp2 कंसीडर करना, ये क्लियर हुआ? हाँ बोलो सर एक बार फिर से बताना, क्यों बोलते हैं स्यूडो sp2? मतलब पाई बता रहे थे आप, पाई बॉन्ड बनाने। अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होना चाहिए पाई बॉन्ड बनने के लिए। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा फिर तो वो हाइब्रिडाइजेशन में तीनों p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेगा, तो फिर उसको वैकेंट अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल मिलेगा ही नहीं। जबकि अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए अगर पाई बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब ये डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो पाई बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए इसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होना चाहिए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हम एज्यूम कर रहे हैं स्यूडो sp2। सर हम एज्यूम कर रहे हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी असली में ऐसा होता होगा। भाई असली में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन भी तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पता है कि नहीं? यस सर, ठीक है सर। हाँ तो मतलब ये एजम्पशन में एजम्पशन है, ये सब केमिस्ट्री में ही हो सकता है। जो खुद एजम्पशन है उसके अंदर भी एजम्पशन है। लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron must be equal, number of unpaired electron must be equal in all resonating structure, number of unpaired electron must be equal in all resonating structure। ये भी स्ट्रक्चर की वैलिडिटी को चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे देखो बेटा, अगर हमने इसको कंसीडर किया, ठीक है, और इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं और इसको कंसीडर कर रहे हैं, आप देखो इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते और उसमें इनवैलिड स्ट्रक्चर ये वाला बोला जाएगा। क्योंकि ये लेस स्टेबल है। अब जैसे अगर हम इसको कंसीडर करें, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है, इसलिए ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर नहीं, ठीक है। तो ये हो गई रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक। और अब इसके बाद कल की क्लास में, कल तो खैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स लेने हैं और फ्राइडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को जो क्लास होगी, सैटरडे की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको अब हम लोग सैटरडे की क्लास में देखेंगे। तो आज शाम तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स जहां से भी हैं, ठीक है, असाइनमेंट से है, बुकलेट के अंदर टेक्सचुअल एक्सरसाइज से है, तो आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर,
और अगर असाइनमेंट से है तो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर वो आपको मुझे भेज देना है। अगर आप कोई और बुक से कर रहे हो या अवस्थी से कर रहे हो तो आपको अवस्थी का भी क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर मुझे बता देना है, मैं उसको कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके बेटा।